नहीं डॉट। हमें नहीं मिलना है किसी से भी, अविनाश जी ने अपने अंदाज में कहा और वो अब जैसे ही वहां से जाने को हुए अशीति ने रोका, दादाजी रुकिए। अविनाश जी ने ठहरकर जब उसकी तरफ देखा तो उसने आहिस्ता से कहा, कोई भी बेटी अपने पापा को परेशान करके कुछ हासिल नहीं करना चाहती। आप भी जानते हैं आप उनके लिए बहुत अहम है। दादाजी, जब आप अपनी मर्जी से किसी की शादी का फैसला कर सकते हैं और वो साथ में खुश ना रहे तो क्या कोई कहेगा वो फैसला गलत था? जोड़ी जिसकी बननी हो, जिसकी तकदीर में जो हो वो होकर रहता है, तो फिर इतना क्यों नफरत रखना? आपका नजरिया भी समझती हूँ मैं, पर इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। कई बार हम इंतजार में रह जाते हैं और भगवान हमसे मौका ही छीन लेते हैं। उसकी गंभीरता भरी बात सुनकर अविनाश जी कुछ कह ना सके। उसने फिर से कहा, अगर बुआ जी को कुछ हो जाता तो आप पछतावे में रहते। अभी वक्त है, गिले शिकवे मिटाने की कोशिश करिए, आपको खुद को सुकून मिलेगा। ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। वो अब बोलकर चुप हो गई जबकि अविनाश जी उसको देखते रह गए। अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो हमें खुद को भी परेशान कर देती है। आप माने या ना माने पर आप भी इस समय सिर्फ इसी वजह से परेशान हैं दादाजी। अब इतना मत सोचिए डॉट। अविनाश जी को वो अपने साथ लेकर अंदर गई। वो अब तक अपने मन की उलझन को दूर नहीं कर पा रहे थे। शालिनी जी घर पर जब से आई थी, नविका अपनी तरफ से उनका ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मोक्ष को लेकर उनकी नाराजगी भी नजर आ रहा थी। वो उनको दवाई दे रही थी तभी मोक्ष आया। उसे लगा उसकी मां सो गई होंगी, पर उनको जागते देखकर उसके कदम रुक गए। मोक्ष को देखते ही एक बार फिर से पुरानी बातें याद कर शालिनी जी के चेहरे पर नाराजगी सी आ गई। जिनको बर्बाद कर देना चाहता था वो खड़े थे जब तुझे जरूरत थी, शालिनी जी ने धीमी आवाज में कहा। वो इस वक्त कुछ भी कहकर अपनी मां को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। एक नजर अपनी मां पर डालकर मोक्ष अब कमरे से बाहर निकल गया। नविका वहीं मौजूद थी। उन दोनों के बीच इस तरह का माहौल देखने मिलता। वो मोक्ष जो 10 दिन से हॉस्पिटल से आया तक नहीं था, उसकी मां उससे भी बात नहीं कर रही थी। इस वक्त वो कितना हर्ट होगा ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर गलती मेरी थी। मेरी गलती थी, उसने अफसोस और पछतावे से कहा। शालिनी जी ने उसकी ओर देखकर पूछा, एक बात बता बेटा। जी जी माँ कहिए, वो एकदम ही अपने ख्यालों से बाहर निकलती हुई बोली। शालिनी जी उसे ही देख रही थी। वो अब धीमी आवाज में ही बोली, क्या आयुष्मान और बाकी सब के अलावा मामा जी नहीं आए थे? नविका ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आए थे माँ, वो भी आए थे। और आपको पता है मोक्ष को संभाला भी था। अविनाश दादू आपकी बहुत परवाह करते हैं, ये मैंने सुना था, पर इस बीच नजर भी आया। वो सच में आपके रो रहे थे। शालिनी जी ने जैसे ही ये सुना मन भर गया। नविका ने उनको सुलाया। जब वो सो गई थी तब उनके कमरे की लाइट्स ऑफ करके वो निकल गई। उसके जहन में अब तक मोक्ष का ख्याल ही था। वो कमरे में आई पर मोक्ष कहीं नजर नहीं आया। बाहर से तेज चलती हवाएं जब लिविंग एरिया के कर्टेन को उड़ाने लगी तो उसने आकर दरवाजा बंद किया। मोक्ष बाहर भी नहीं था, मगर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लगता है चीकू के पास ही होगा वो, नविका खुद में बोलती हुई अब चीकू के कमरे में आई जहां चीकू अकेला सो रहा था। मोक्ष यहां भी नहीं था, जो अब नविका को और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। उसने नासमझी से अपने आप में ही कहा, जब ये यहां भी नहीं है तो गया कहां? चीकू के पास आकर उसने आहिस्ता से उसे ठीक से लेटाया। कमरे का दरवाजा बंद कर वो धीरे से अब बाहर निकल गई। उसकी नजरें लगातार मोक्ष को ढूंढ रही थी, जो इस वक्त उसको कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर होती बारिश का अंदाजा होते ही नविका के जहन में अब एकदम ही कुछ आया। वो अब फौरन तेज कदमों से छत की तरफ आई। ऊपर सीढ़ियों के पास आते ही मोक्ष को देखने वो रुक गई। उसने उसे आवाज लगाई, मोक्ष नीचे आए, भीग गए हो तुम? उसकी आवाज पता नहीं मोक्ष के कान में गई भी या नहीं, या वो उसे नजरअंदाज कर रहा था, कुछ भी वो समझ नहीं पाई। कुछ पल तक देखने के बाद अब नविका उसकी ओर चल दी। मोक्ष जाने किन ख्यालों में गुम था।
उसका ध्यान इस वक्त जाने कहाँ था। बारिश में वो पूरी तरह से भीग चुका था। उसके बालों से होकर पानी उसके चेहरे को भीगा रहा था। मोक्ष, तुम ये क्या कर रहे हो? भीग गए हो, अंदर चलो जल्दी, नविका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाकर कहा। मोक्ष अब जाकर मानो होश में आया, उसने उसकी तरफ देखा। बारिश में अब नविका भी भीग चुकी थी, मगर इस वक्त उसे खुद की नहीं उसकी परवाह थी। प्लीज चलो, तुम भीग गए हैं, बीमार पड़ जाओगे, उसका हाथ खींचती नविका ने कहा। मोक्ष ठहरा हुआ सा बस उसकी तरफ देख रहा था। वो अब्बा लगातार बस उसे देखता जा रहा था। उसको रुका हुआ देखकर नविका ने उसका हाथ खींचकर कहा, चलो मोक्ष। उसकी आंखों में नजर आ रही ये परवाह मोक्ष को पिघलाने सी लगी थी। वो उसे खींचते हुए ही अपने साथ लेकर आई। कमरे में आकर नविका ने सीधा बाथरूम का दरवाजा खोला। उसे अंदर एक छोटी स्टूल पर बैठाकर वो तौलिया निकाल रही थी। उसकी परवाह हो रही थी या ये उसका खुद का पछतावा था, ये समझ पाना मुश्किल था। मोक्ष एकटक उसे ही देख रहा था। नविका तौलिया लेकर उसके पास आई। उसने उसके बालों पर एक तौलिया रखकर दूसरे टॉवल से उसकी पीठ को कवर करके उसके कंधे पर टिकाया। वो उसके बेहद पास खड़ी थी। नविका ने परवाह भरे अंदाज में कहा, तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा था? बारिश हो रही थी, मैं 5 मिनट नहीं रुकी तब भी भीग गई, और एक तुम हो, मजाक सूझ रहा है क्या? माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तुम अपनी खराब कर लेना चाहते हो? वो उसके बालों को पोंछ रही थी। नविका पर रुकी हुई मोक्ष की नजर उसने अब दूसरी तरफ कर ली। वो भी पूरी तरह से भीगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस उसके बदन से चिपकी हुई थी। मोक्ष ने इसी वजह से अपनी नजरों को दूसरी तरफ भी कर लिया। आई नो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। मोक्ष, आई एम सॉरी। नविका पछतावे भरे अंदाज में इतना बोलने ही लगी थी, तभी मोक्ष ने एकदम सपाट से अंदाज में कहा, जाओ यहां से। पर एक बार नविका ने अब जैसे ही अपनी बात रखनी चाही, मोक्ष ने सपाट से अंदाज में कहा, मैं ही जाता हूं। इतना कहकर एक टॉवल लिए वो वहां से निकलने लगा। बाथरूम का फर्श भीगा हुआ था, जिसकी वजह से एकाएक मोक्ष का पाँव फिसला। नविका ने उसे पकड़ना चाहा पर उसका खुद का बैलेंस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से दोनों ही धड़ाम से जमीन पर गिरे। उसे चोट ना लगे इस वजह से मोक्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर खींच लिया। नविका को तो चोट नहीं लगी, पर उसे खुद को जरूर उसके हिस्से की भी चोट लग गई। नविका उसके सीने पर थी। मोक्ष ने नजर उठाई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही की नजर इस वक्त एक दूसरे के ऊपर ही थी। मोक्ष ठहरा हुआ था, उसे देखता रह गया। वो एकटक उसकी आंखों में झांकता रहा। जिस तरह से परवाह उसकी आंखों में नजर आ रही थी, वो वही परवाह नजर आ रही थी। मोक्ष ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाकर उसके गीले बाल जो चेहरे से चिपक गए थे उनको दूर किया। नविका उसकी छुअन महसूस करते ही होश में आई। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? वो जो अभी उस पर पिघलने ही लगा था वो भी ठहर सा गया। वो एकदम ही होश में आया। इतना कहकर उसने नविका के कमर पर रखा हुआ हाथ हटाया। वो अब उठकर सीधा खड़ी होने लगी, तभी उसका पाँव फिसला। मोक्ष संभलता उससे पहले ही वो उस पर गिरी और इसी के साथ दोनों के लब एक दूसरे को लबों को छू चुके थे। नविका सिहर कर पीछे हट गई। मोक्ष इस एहसास में थम सा गया था। वो अब पीछे हटते हुए फौरन बोली, आई एम सॉरी। इतना कहकर तौलिया और रॉब लेकर तेजी से बाथरूम से निकल गई। मोक्ष उसी तरह फर्श पर लेटा रहा। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ उसने भी एक गहरी सांस छोड़ी। इश्क इतने करीब से होकर गुजरता है क्या? तपते इश्क के एहसास में एक घूंट से आशिक का दिल भरता है क्या? तुम बाहों में आकर यूं सितम ढाते हो, मेरे होकर भी एक पल के लिए मेरे क्यों हो नहीं पाते हो? उसके होठों पर इस समय एक तंज भरी मुस्कान आ गई। उस एक एहसास को वो महसूस करने लगा था। इतना कुछ होने के बाद भी उसके साथ को महसूस करने लगा था और वो चली गई। नविका जो हुआ उस वजह से डिस्टर्ब थी। उसने अपने ही सर पर एक हल्की सी चपट लगाकर कहा, मैं पागल हो गई हूँ। मैं क्यों गई इस तरह से? वो जो हर पल मोक्ष के नाम में भी चिढ़ जाती थी, आज उसकी परवाह भी हो रही थी और अभी जो हुआ था वो पल भी उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वरद कहाँ हो?
रूहिका की आंख खुली और अंधेरे कमरे में खुद को अकेला पाकर उसने आवाज लगाई क्योंकि वो उसके आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रहा थी। रूहिका घबरा गई, वैसे भी वरद को लेकर वो जल्दी घबरा जाती थी। उसने आसपास जब अब भी वरद को नहीं देखा तो कमरे में बाहर निकली। आसपास एकदम अंधेरा देखकर रूहिका घबरा गई। वरद, वरद ऐसा मजाक मत करो। मुझे पता है तुम जानते हो मुझे डर लगता है, बाहर आओ ना। इतना अंधेरा क्यों है? वो आवाज लगाते हुए दीवार के सहारे स्विच बोर्ड तक आ गई। उसने जैसे ही लाइट्स ऑन की नजारा देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैली। दीवार पर बर्थडे बैनर लगा था। हल्की डेकोरेशन के बीच हॉल में टेबल पर रखा उसका फेवरेट रेड वेलवेट केक रखा था। वरद यार डॉट, वो कुछ भावुक हो गई। उसने अब वरद को आवाज दी तो वो नजर आया। उसको देखते ही रूहिका भानते हुए उसके पास आई और उसने उसके सीने से अपना सर लगा दिया। उसके सीने से सर छिपाती रूहिका के लब एकदम खुलकर मुस्कुराए। वरद ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे होल्ड कर लिया और उसके कान के पास धीमी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव। उसके ये 4 शब्द सुनते ही नविका का चेहरा खिल गया। उससे दूर होकर उसने उसकी तरफ देखा। वरद ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। वो खुश थी। चलो केक कट करें, वरद ने कहा जिस पर उसने फौरन ही हामी भर दी। रूहिका को इस तरह से खुश देखकर वरद भी मुस्कुरा दिया। नविका चेंज कर चुकी थी। वो हिचकिचाते हुए बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। अब तक मोक्ष बाहर नहीं आया था जो देखकर उसने खुद में कहा, नहीं कहती हूँ कुछ, कहीं फिर कुछ अजीब सी सिचुएशन ना बन जाए। इतना कहकर खुद को शांत करके वो बैठ गई। उसका ध्यान ना चाहते हुए भी मोक्ष पर ही जा रहा था। कुछ देर तक इंतजार किया, अब भी वो बाहर नहीं आया था जो देखकर अब इंतजार करना भी मुश्किल हो गया। मोक्ष, मोक्ष बाहर आओ, दरवाजा बजाकर उसने आवाज दी। नविका की आवाज के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसे अजीब सा लगने लगा। दरवाजा खोलूं क्या? वो उलझन में बोली। समझ नहीं आ रहा था दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाना चाहिए था या नहीं। उसने दोबारा आवाज दी, मोक्ष बाहर आओ ना। उसकी आवाज में बाद भी अब जब प्रतिक्रिया नहीं आई तो बाथरूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसी, पर अगले ही पल उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे। वो सामने देखती रह गई। मोक्ष जमीन पर पड़ा हुई था। उसकी आंखें बंद थी जो देखते ही नविका भागकर अंदर आ गई। मोक्ष आंखें खोलो, उसके चेहरे पर को हिलाते हुए उसने पूछा, मगर मोक्ष भला होश में था जो वो अपनी आंखों को खोलना। नविका काफी पल तक उसको देखती रही, उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की। वो अब भी बेहोश था जो देखकर नविका ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले। मोक्ष, मोक्ष आंखें खोलो, वो लगातार उसे ही आवाज दे रही थी। पानी जब चेहरे पर पड़ा मोक्ष की आंख हल्की सी खुली। उसने अपनी खुली आंखों से उसे देखा, फिर उठने लगा। सर घुमता हुआ महसूस हो रहा था जो फील करके उसने अपने माथे पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश की। नविका ने उसकी तरह हाथ बढ़ाकर एकदम आहिस्ता से कहा, उठो, आराम से। मोक्ष की नजर उस पर आ गई। वो अब उसके हाथ में अपना हाथ रखकर उसने एकदम आहिस्ता से उसके हाथ में अपना हाथ दिया। नविका ने उसे उठाया, आराम से चेंज करो पहले, मैं बस अभी आ रही हूँ। बाथरूम का दरवाजा खुला ही छोड़कर वो अब यहाँ से निकली। वो सीधा कमरे से ही निकल गया। अब नविका कुछ देर में कमरे में आई। मोक्ष कपड़े बदलकर काउच पर आकर बैठ गया था। उसकी नजर सामने थी और अपने सर पर पकड़कर वो बार बार अपनी आंखें को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। तुम पहले ये चॉकलेट खाओ। नविका ने प्लेट से चॉकलेट निकालकर उसे दी। वो मना कर गया। उसकी हरकत पर चिढ़ती नविका ने जबरदस्ती उसे चॉकलेट का एक टुकड़ा खिलाया और अब थाली हाथ में लिए उसके सामने बैठी रही। खाना खा लो पहले, तुमने ढंग से कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, नविका ने परवाह भरे अंदाज में कहा। उसकी आंखों में जो परवाह थी वो देखकर मोक्ष हल्का सा हंस दिया। अब क्या करना है स्वीट हार्ट? नविका ठिठक सी गई। उसने उसकी तरफ देखा, फिर वो एकदम धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है मुझे, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ मोक्ष। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा है तुम्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। मैंने भी ये सब फील किया है डॉट।
अपने माँ पापा की नाराजगी याद कर उसकी भी आंखों में नमी ले आया। वही मोक्ष उसकी बात सुनकर शांत पड़ गया, उसने भी तो उससे बहुत कुछ छीन लिया था। नविका ने उसे खाना खिलाया, उसके बाद वो वहां से निकल गई। मोक्ष के माथे पर आई शिकन बढ़ी। कुछ पल तक सोचते रहने के वो बेड पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब नविका कमरे में आई उसे बेड पर देखकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो अब दूसरी तरफ आकर बैठी, हिचकिचाहट मन में अब तक थी जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाई। कैन आई जस्ट, मोक्ष कुछ बोलने लगा फिर रुक गया। नविका ने उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाई, वो कुछ पूछती उससे पहले ही मोक्ष ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। नविका एक पल के लिए जम सी गई, वो चाहकर कुछ बोल ही नहीं पाई। मोक्ष भी एकदम शांत सा उसके कंधे पर सर रख कर बैठा रहा। आर यू फाइन? नविका ने कुछ पल बाद धीरे से पूछा तो उसने उसकी तरफ देखा फिर पलकें झपकाई। माँ ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। मैं उनका पूरा ध्यान रख रही हूँ, आई प्रॉमिस मैं ऐसे ही उनका ध्यान रखूंगी, नविका ने एकदम आहिस्ता से उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा। मोक्ष उसको एक नज़र देखकर फिर से चुप हो गया, उससे कुछ कहा नहीं गया। रूहिका के लिए वरद ने जो किया था वो ही उसके लिए बहुत था। दोनों बालकनी में अपनी फेवरेट जगह पर बैठे हुए थे। वरद ने उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी। आज मैं खुश हूँ, अपने वक्त पर तुमने मुझे वक्त दिया, रूहिका ने खुश होकर कहा। जो सुनकर वरद ने उसके पेट पर हाथ टिकाकर उसने उसके गले पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए प्यार से कहा, मेरे वक्त पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। तुम बेमतलब में ही चिढ़ती हो, लेकिन एक बात है यार। रूही, थैंक यू सो मच। तुमने आकर मेरी पूरी लाइफ को पूरा कर दिया। रूही, अपनी जान की या खुद की ही कोई परवाह नहीं रही मुझे, मगर अब मैं बहुत ध्यान रखता हूँ क्योंकि जानता हूँ तुम परेशान हो जाओगी। वरद की बात पर रूहिका ने कहा, रखना भी चाहिए, तुम जानते हो तुम कितने मायने रखते हो। वरद ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को चूम लिया। मोक्ष ने काफी पल की खामोशी के बाद अब नविका की ओर देखकर कहा, थैंक यू माँ को इस वक्त संभालने के लिए। इसके लिए थैंक यू की जरूरत नहीं है, तुमने भी बहुत किया है चीकू के लिए, नविका ने कहा। मोक्ष ने उसी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली। कितनी ही रात से वो ढंग से नहीं सोया था, इसलिए कब उसकी आंख लग गई उसे खुद को भी एहसास नहीं हुआ। नविका को अब अपने कंधे पर भारीपन महसूस हुआ, उसकी सांसें कंधे पर बहुत करीब से महसूस कर उसने मोक्ष को देखा। उसका सर उसके कंधे से हटने ही लगा था, तभी नविका ने उसका सर पकड़ा। उसने बहुत ही आराम से उसको बेड पर लेटाया, तकिया एकदम ठीक से उसके सर के नीचे लगाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। नविका ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा, वो सो चुका था। वो भी अब दूसरी तरफ करवट करके लेट गई थी, पर नींद अब तक उसकी आंखों से दूर थी। रायचंद फैमिली से आयुष्मान जी अक्सर ही अब बहन को देखने आ जाते। आज भी वो उनके पास ही आकर बैठे हुए थी। शालिनी जी की आंखें भर आईं, अब आप रोना बंद करिए, जल्दी जल्दी ठीक होना है, दीदी मोक्ष बहुत परेशान था आपके लिए। आयुष्मान जी ये बात सुनकर वो एक पल के लिए शांत हो गई। मोक्ष पर ध्यान गया। मोक्ष ने बहुत परेशान कर दिया है सबको, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मामा जी से कहना कुछ गलत नहीं करेगा वो। बेटे की हरकत पर शर्मिंदा होकर उन्होंने माफी मांगी। क्या बात कर रही हो दीदी, कुछ नहीं किया है उसने, आप आराम करिए, आयुष्मान जी ने नर्म होकर कहा तो शालिनी जी उलझ गई। नविका ने काफी कुछ कहा था पर उनका भाई कह रहा था उसने कुछ नहीं किया। आयुष्मान जी उनके मिलकर जाने लगे। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। मोक्ष को देखकर उनके कदम रुके, वो अब उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोले, ध्यान रखो अपना भी और दीदी का भी, अगर कोई परेशानी हो तो बताना, हम हैं डॉट। मोक्ष ना उनको गुस्से से देख रहा था ना ही उसने कुछ कहा। उसका कंधा थपथपाकर वो अब यहाँ से निकल गए। आज पहली बार लगा शायद परिवार होना ऐसा होता है। माँ ऐसे ही अपने परिवार को मिस नहीं कर रही थी। मोक्ष को आज जाकर अपनी माँ की बात समझ आई, उनका उन लोगों को याद करना, उनके लिए रोना आज उसे समझ आ रहा था। अशीति अपने फोन को रखकर उठी। शीशे में खुद को देखकर उसने एकदम आहिस्ता से अपनी बैली पर हाथ रखा।
एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अगस्त्य जो अभी दरवाजे पर ही आया था वो उसकी तरफ देखता रह गया। एक हल्की सी मुस्कान लिए वो अंदर आ गया। अगस्त्य ने आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अशीति उसकी पकड़ महसूस कर मुस्कुराई। उसने आईने में ही अगस्त्य को अपने साथ देखकर उसकी ये मुस्कुराहट और बढ़ गई। आज तो वक्त पर आ गए आप, अशीति ने उसकी बाह पर हाथ रखकर कहा। अगस्त्य एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। हाँ, एक अर्जेंट काम था। अगस्त्य की बात सुनकर अशीति ने उसकी तरफ देखा। कौन सा काम है? कोई जरूरी काम, बस इसलिए। अगस्त्य ने जवाब दिया, जो सुनकर अशीति एक बार फिर से उसकी तरफ देखकर पूछने लगी, कौन सा काम? अगस्त्य ने फिर से वही कहा, है कुछ जरूरी। उसकी ये बात सुनते ही अब अशीति ने चिढ़कर उसे देखा। बताएंगे आप? बोला ना, कुछ काम है। अगस्त्य ने उसी तरह से जवाब दिया जिससे अशीति अब बेहद गुस्से से भर उठी। वो नाराजगी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जाइए, मत बताइए, मुझे बात भी नहीं करनी है अब आपसे। वो नाराजगी जताई हुई बेड के पास आकर बैठ गई। नाराजगी और गुस्सा उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। अगस्त्य अब अपनी मुस्कान को समेटकर बोला, अच्छा, एक हेल्प चाहिए तुमसे। अगस्त्य के इतना कहते ही अशीति ने उसे घूरा मगर वो बेअसर सा रहा। उसने वार्डरोब से अपनी शर्ट निकालकर पूछा, ये शर्ट ठीक है ना? व्हाइट कलर की शर्ट उसके हाथ में देखकर अशीति बड़बड़ाई, पता नहीं किसे दिखना चाहते हैं। हाँ, आए बड़े, तो फाइनल करते हैं इस शर्ट को। इतना कहकर अगस्त्य बाथरूम में जा घुसा। वो अब और भी ज्यादा कुड़ने लगी। मैं ही पागल हूँ मैं। मुझे लगता है ये दुष्ट प्राणी सुधर जाएंगे, पर नहीं, ये महाराज तो कभी नहीं सुधरने वाले। अब आप आइए मेरे पास। वो एकदम बड़बड़ाते हुए अगस्त्य को पता नहीं क्या क्या सुनाती जा रही थी। नविका शालिनी जी के लिए खाना लेकर आई। वो उनको खाना खिला रही थी। शालिनी जी लगातार उसे देख रही थी। भाई की बात अब भी जहन में आ रही थी। उनको दवाई देती नविका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या हो गया माँ? उनको इस तरह से खुद को देखते रहने के बाद शालिनी जी ने पूछा, मोक्ष ने क्या किया था? आज आयुष्मान ने बताया उसने कुछ नहीं किया, पर तुमने कहा था, और वो कागजात भी थे। शालिनी जी का सवाल सुनते ही नविका के चेहरे का रंग उड़ गया। शालिनी जी लगातार उसे ही देख रही थी। अविनाश जी उनको देख रहे थे। मोक्ष ने एक नज़र उनको देखा, उसके बाद अपनी माँ को देखा जो उनको अपनी आंखों के सामने देखकर काफी खुश लग रही थी। उसे कुछ देर पहले की बात याद आ गई। अविनाश जी ने एकदम ही उससे कहा था वो उनको उसके घर ले जाए, तभी उनको लेकर आ गया था, और अब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वो थोड़ा भावुक हो गया। वो उनको ऐसे नहीं देख पा रहा था। अविनाश जी के पास आते ही शालिनी जी ने झुककर उनके पैरों को पकड़ना चाहा, तभी उन्होंने उन्हें रोक दिया। क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने का। उनकी आवाज में हमेशा की तरह सख्ती थी जो महसूस करती शालिनी जी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज है, पर एक बार माफ कर दीजिए। इतना कहकर वो रोते हुए उनके सीने से लग गई थी, और अविनाश जी चाहकर भी उन्हें खुद से दूर नहीं कर पाए। नविका उनको ही देख रही थी। आज उनकी आंखों में आंसू देखकर वो कुछ चौंक भी गई थी। अब उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मुझे लगता ही था चाहे दादू कितना भी नाराज रहे, पर वो शालिनी आंटी से बहुत प्यार करते हैं। हमेशा नजर आता था। आयुष्मान अंकल बिल्कुल ठीक कहते थे। मोक्ष ने अपनी माँ को इस तरह रोते देखा तो वो कुछ परेशान होने लगा, और जैसे ही उसने कुछ कहना चाहा उसी पर नविका ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, जो देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गया। अपनी बच्ची की आंखों से इस तरह आंसू बहते देखकर अविनाश जी से भी अब शांत नहीं रहा गया। उन्होंने बहुत आराम से उनके सर पर हाथ रखा। रोना बंद करो, इस वक्त आराम की जरूरत है। खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। शालिनी जी उनके दूर होकर भरी आंखों से उनको देखने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे उनको देखकर वो बेहद भावुक थी। आप बैठिए ना दादू। अविनाश जी की तरफ देखकर नविका ने कहा। शालिनी जी अब उनके दूर हुई। उनका हाथ पकड़कर उन्होंने बैठाया। आज उनको अपनी नजरों के सामने देखकर उनकी खुशी ही अलग थी। तबीयत कैसी है? अविनाश जी अपनी आदत अनुसार चुनिंदा शब्दों में बोले।
अब तो एकदम ही ठीक हूँ, शालिनी जी ने कहा और वो उसका हाथ पकड़ने लगी। मैंने आपको बहुत दुखी किया फिर भी आप आए। मुझे पता था आप आएंगे। आखिर तक आते आते उनकी आंखें एक बार फिर से भर आईं। वो उसके कंधे पर सर रखकर आज बेहद अलग ही बर्ताव कर रही थी। मोक्ष अपनी माँ को इस तरह से देखकर राहत महसूस कर रहा था। हमेशा वो अपने मामू का जिक्र करती जिसकी वजह से उसके मन में नफरत बढ़ती जा रही थी। आज जब उनकी बॉन्डिंग उनके साथ इस तरह देखी तब जाकर उसे ही एहसास हुआ क्यों वो इतना जिक्र करती। अपनी समझदार माँ को इस तरह बच्चा बनते उसने पहली दफा देखा था। अविनाश जी भी उनकी बात सुन रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कम से कम मेरी माँ खुश हैं, उसने खुद में ही कहा। चेहरे पर इस वक्त एक सुकून था जो लिए वो चला गया। नविका ने उसको ऐसे देखा तो उसे भी अच्छा लगा। अविनाश जी कुछ देर रुककर निकले। मोक्ष खुद उनको छोड़ने के लिए निकला था। फिर से खामोशी ही थी जो तोड़कर मोक्ष ने कहा, थैंक यू। आपकी वजह से मेरी माँ आज खुश है, थैंक यू। मोक्ष को अपनी माँ की इस तरह से परवाह करते देखकर वो बोले, अगर इतनी ही परवाह है तो ध्यान दो अपनी माँ पर और इंसान बन जाओ। आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? मोक्ष चिढ़कर बोला, जिस पर अविनाश जी ने तेज नजरों से उसे घूरा। अपने बाप की तरह हो, कुछ भी करने का तरीका नहीं है, ऊपर से ज़बान लड़ाते हो। मोक्ष ने एक नज़र उनको देखा, उसके बाद वो सामने देखने लगा। अविनाश जी ने सर झटक कर कहा, बदतमीज बच्चे हैं आजकल। मैं तो लगता ही हूँ आपको। मोक्ष ने भी तंज कसा, जिस पर अविनाश जी ने डांटा, चुप करोगे तुम बदतमीज लड़के। तुम्हारी माँ का मामा लगता हूँ, नाना हूँ, तुम्हारा तमीज नहीं है। अविनाश जी को जब एहसास हुआ तो शांत पड़ गए। मोक्ष जो इतनी देर से उनकी हर बात का जवाब दे रहा था वो अब इतना सुनते ही शांत हो गया। अविनाश जी को उनके घर छोड़कर वो निकल गया। परिवार का एहसास महसूस करना उसके लिए नया था। तुमने देखा आज मामा जी आए, शालिनी जी ने नविका के आते ही कहा। वो मुस्कुराई। उसने उनकी दवा निकालकर उनको दी। मोक्ष समझना नहीं चाहता मामा जी को या किसी को, पर मेरे घर वाले सब अब भी वैसे ही है। शालिनी जी की बात सुनकर नविका को हॉस्पिटल वाली बात याद आई। उसने उनके पास बैठकर बेहद नरमी भरी आवाज में कहा, वो भी समझता है माँ, बहुत अच्छे से समझता है। उसकी अपनी नाराजगी थी मगर अब वो भी समझ रहा है। सच में? शालिनी जी ने पूछा, जिस पर नविका ने हॉस्पिटल वाली सारी बात बताई। कुछ देर बाद उसने कहा, आप परेशान मत होइए, समझता है वो भी। सब ठीक है, आप भी ठीक रहेंगी तो वो एकदम निश्चिंत हो जाएगा। आज पहली बार शालिनी जी को नविका के अंदाज में उनके लिए परवाह दिखी। ये देखकर उनको अच्छा लगा। उन्होंने प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, ऐसे ही रहना, बहुत जिद्दी है जानती हूँ, दिल का बुरा नहीं है। मन में इतनी नफरत लिए रहता है कि अपने गुस्से के अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। नविका उनको देखती रही। उसने अपनी पलकें झपका दी। शालिनी जी का मन आज शांत भी था और वो बेहद खुश भी थी जो नजर आ रहा था। मोक्ष घर आ चुका था। आज वो बाहर नहीं निकला, मन में अपना गिल्ट भी था। वो अपनी ही सोच में था, तभी नविका उसके लिए खाना लेकर आई। खाना खा लो। नविका की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसको देखते ही एक बार फिर सारी बातें उसके जहन में आने लगी थी। अच्छा हुआ तुम अविनाश दादू को लेकर आ गए, माँ उनसे मिलकर बहुत खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। नविका मुस्कुराती हुई बोली, मैं उनको लेकर नहीं आया था, खुद आए थे यहाँ, उसने अपने अंदाज में जवाब दिया। उसकी अकड़ देखकर नविका ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी है वो आए, इतना भी बहुत है माँ, खुश है तुम्हें, इससे फर्क पड़ना चाहिए। और अब मान लो वो लोग तुम्हारी फैमिली है, उनको भी तुम्हारी माँ की उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें। चाहे कुछ भी हो, अपने तो अपने होते हैं। उसकी ये बात सुनता हुआ मोक्ष बस उसकी तरफ देखता रह गया था। वो बहुत गौर से उसे देख रहा था। नविका ने जब अपनी पर उसकी नज़र इस तरह देखी तो उसने नासमझी से पूछा, क्या हो गया? और इस पर मोक्ष ने कहा, आई एम सॉरी। वो चौंकी। उसे लग रहा था वो उससे नाराज था, पर सॉरी का क्या मतलब था ये उसे समझ नहीं आया। नविका नासमझी से ही उसे देख रही थी।
मोक्ष के मन में बहुत देर से ये बात चल रही थी। आज उसे लगा उसने बहुत गलत किया। ये ही बात उसे परेशान कर रही थी। सॉरी, नविका ने इतना कहा और ना समझी, उलझन भरे भाव के साथ वो उसको देखने लगी। मोक्ष के लिए भी मुश्किल था, पर उसने अब हिम्मत करके कुछ धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें परेशान किया, टार्चर किया, ब्लैकमेल किया, तुमसे जबरदस्ती शादी की। आई एम सॉरी। मैं बस अपनी मोहब्बत को पूरा करना चाहता था, पर मुझे अब समझ आया है तुम ऐसे कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। जो भी मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी। मोक्ष ने आज पहली बार अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। वो उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी बातों को सुनकर उसने अब मुस्कुराते हुए कहा, किसी को चाहना ऐसा नहीं होता। खैर, तुमने जो भी किया उसके बाद शायद मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहती, लेकिन अब मैं बस चाहती हूँ जो हुआ उससे कम चीकू को एक फैमिली मिल गई। नविका ने कॉफी की तरफ इशारा किया। उसके बाद वो अब जाने लगी। एक बात पूछनी थी। मोक्ष की आवाज सुनकर नविका के कदम रुक गए। उसने पलटकर जब उसे देखा तो मोक्ष ने गंभीरता से कहा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? ऐसा क्या कर दिया कि मुझसे इतनी नफरत है तुम्हें? मोक्ष अपना सवाल पूरा करके गौर से उसे देखने लगा। वो जवाब चाहता था। अपने इस सवाल का जवाब चाहता था जो बहुत समय से ही उसके मन में थी। मैंने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ चाहा। ऐसी क्या कमी है मुझ में, या फिर अब तक अगस्त्य रायचंद से आगे नहीं बढ़ पाई हो? मोक्ष ने पहले तो मन का सवाल किया, उसके बाद वो बात रखी जो उसके मन में थी। नविका ने अगस्त्य का नाम सुनते ही उसे घूरकर कहा, इतनी गंद मत भरना अपने दिमाग में। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम्हें लगता है तुम जो चाहते हो, तुम जो सोचते हो सिर्फ वो ही ठीक है। उसके शब्दों ने नाराजगी नजर आ रही थी। उसने गुस्से से भरी एक नज़र मोक्ष पर डाली। उसके बाद वो वहां से निकल गई। मोक्ष एक बार फिर से शांत पड़ गया। उसके मन में उसकी ही कही वो बात चल रही थी जो अभी उसने कहा। वो अब पुरानी यादों में खो गया। नविका को उस रोज रास्ते में उसने पहली बार देखा था। तब से उसकी याद बस सी गई थी उसके जहन में, मगर वो कुछ धुंधली सी हो गई। अपनी मीटिंग के लिए मोक्ष एक रेस्टोरेंट में आया था। काम खत्म करके वो अब जैसे ही जाने लगा, उसकी नज़र सामने गाड़ी से निकलती नविका पर टिक गई। रेड कलर की घुटनों तक ड्रेस में वो बहुत गॉर्जियस और स्टाइलिश लग रही थी। उसको देखते ही मोक्ष की नज़र उस पर ही रुक गई। नविका चलते हुए उसके सामने से निकली तो दिल की धड़कन एकदम तेजी से बढ़ गई। वो उसके सामने से गुजरी थी। उसकी खुशबू उसे अपने सांसों में घुलती हुई महसूस हुई। सॉरी। आगे बढ़ती नविका किसी से टकराई थी, तभी उसने फौरन माफी मांगी। मोक्ष उसकी आवाज में और उसमें खोकर रह गया। अभी कुछ दिन पहले की जो याद धुंधली पड़ गई थी वो अब एक बार फिर से उसके जहन में आई। नविका को उसकी नज़र तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। कुछ अलग है ये, उसने अपना आप में ही कहा, फिर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने अब गाड़ी आगे बढ़ाई। वो सामने देख रहा था, पर आंखों के सामने नविका का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ गया। वो ऑफिस में था। केबिन का डोर नॉक होने की आवाज सुनते ही उसने एकदम बेसब्री से कहा, कम इन। सुमित अंदर आया। उसने आकर एक फाइल उसे दी। सर, आपने जो कहा था उसने कर दिया है। उनका नाम नविका है, यहाँ पर अकेले ही रहती है एक बच्चे के साथ, सुमित ने बताया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो अब एकदम चौंक सा उठा। उसका कभी ना मुस्कुराने वाला खड़ूस बॉस आज खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस तस्वीर पर ही थी। सुमित कंफ्यूज होकर उसने देख रहा था। इस लड़की के बारे में जो भी पता चले मुझे बताओ, नविका की तस्वीर देखते हुए उसने कहा। सुमित अजीब सी कंफ्यूज होकर अपने आप में ही बोला, ये सर भी ना एक लड़की के पीछे पागल हो गए हैं, वो भी उस लड़की पर जो एक बच्चे के साथ रहती है। इतने अमीर बिजनेसमैन हैं कि कोई भी मिल जाए, पर इनको तो एक वही लड़की नजर आ रही है। मोक्ष की नज़र अब भी उस पर ही टिकी हुई थी।
वो अब नविका की तस्वीर देखकर खुलकर मुस्कुरा दिया। पहली नज़र में ही वो उसके दिल में जगह बना चुकी थी और अब वो उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। जीजू जीजू चीकू की आवाज़ सुनकर मोक्ष अपने ख्यालों से बाहर निकला। भागता हुआ चीकू उसके पास आया। मोक्ष ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे अपनी गोद में बैठाया। हाँ तो बताइए, अब यहाँ आते ही आप जीजू को भूल गए? उसने एकदम प्यार से कहा, जो सुनकर चीकू मासूमियत भरी नज़रों से उसे देखकर बोला, नहीं, पर आपने मुझे स्कूल भेज दिया, अब मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं भी आपके जैसे बहुत सारा बिजी हो गया हूँ। सुबह सुबह उठकर स्कूल जाओ, उधर पढ़ाई करो, फिर घर पे आकर दीदी और दादी के साथ बैठना, खाना खाना, फिर से पढ़ाई करना, उसके बाद प्रोजेक्ट। मैं अब बहुत सारा बिजी हो गया हूँ। मोक्ष उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। चीकू ने मुंह बनाकर नाराजगी दिखाई। आप मुझ पर हंस रहे हो? वो नाराजगी भरी नज़र से उसे देख रहा था तो मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींच लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हंस रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। बहुत समझदार हो गए हैं अब आप। चीकू अपनी तारीफ पर दांत दिखाकर खुश होता हुआ बोला, है ना? मैं स्मार्ट बॉय हूं ना? एक बार फिर से मोक्ष खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींच लिए। बहुत स्मार्ट हो। नविका दरवाजे पर खड़ी उन दोनों हो ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तभी मोक्ष की बात याद आई और उसने चिढ़कर कहा, बदतमीज आदमी, कुछ भी बोलता है। अयान कमरे में आया। उसकी नज़रों ने जैसे ही मायरा को तलाशा वो नजर आई। डार्क ब्लैक कलर की नाइट गाउन में वो बेड की तरफ आ रही थी। उसे देखते ही अयान अपने में ही बड़बड़ाया, अब ये मुझे परेशान करने की कोशिश है, ये ना मुझे पागल कर देंगी। वो अपने आप में ही बड़बड़ाया। इतना कहकर वो बेड पर आकर अपनी जगह पर बैठ गया। मायरा दबी हुई मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अयान ने टेबल पर फोन रखा। मायरा उसके पास आई। कहीं जाना है क्या? नहीं यार नहीं, बस सो रहा था। गुड नाइट, अयान ने अपनी हड़बड़ी को छिपाकर कहा। वो बेड पर अपनी जगह पर लेट गया। मायरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अयान के करीब आकर पीछे से उसे हग किया। उसके हाथ अपने सीने पर सरकते हुए देखकर अयान ने एकदम ही कहा, ये हग नहीं कर सकती। मायरा ने उसके कान के पास गहरी सांस लेकर कहा। उसकी सांसों की गर्माहट उसकी करीबी अयान को इतने करीब से महसूस हो रही थी। मायरा, तुम यार फिर से? अयान ने इतना कहा ही था तभी वो उसके गले पर अपने होठों को रख चुकी थी। मायरा ने आज इस तरह से सामने से पहल की तो वो भी आखिर कब तक शांत रहता। उसका हाथ हटाकर वो पलटा और उसे खींचकर उसे अपने करीब खींचा। मायरा अब उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, क्या? ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम जानकर करती हो ना, पहले आदत से मजबूर करोगी फिर। अयान नाराजगी से इतना बोला ही था तभी मायरा ने उसके लबों पर अपने लब रख दिए। अयान ने आंखें बंद की। मायरा जब कुछ पल बाद उससे दूर हुई तो उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, अब अगर पीछे हुई तो देख लेना। एक बार फिर से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर वो खो गया। मायरा ने रोका नहीं। काफी देर बाद जब उसने उसे छोड़ा तो वो बोली, ओके तो। अयान ने उसे बिस्तर पर एक झटके से किया और खुद उसके ऊपर झुक गया। दोनों की नज़र एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। वो कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद उसके होठों पर एक बार फिर से झुक गया। वैसे आज तुम बड़ी मेहरबान हो, अयान ने उसकी तरफ देखकर पूछा, जिस पर मायरा ने उसे गले में बांधे फंसाकर उसे अपने करीब खींचा। नहीं होना चाहिए? अरे नहीं यार, अयान ने कहा। एक बार फिर वो उसकी करीबी में खोकर रह गया था। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, नविका ने अपने आप में ही कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी। वो कुछ भी तय नहीं कर पा रही थी। मोक्ष और नविका के बीच हमेशा से ही एक तरफा एहसास, नफरत, गुस्सा, लड़ाई रही थी जो अब चुप्पी में बदल गई थी। वो उससे दूर रहना चाहती थी, उससे नफरत करने लगी थी। उसने जो चीकू के साथ किया उसकी वजह से, उसने उसे ब्लैकमेल किया, अगस्त्य और अशीति का रिश्ता खराब किया, पर इन सब में उसका हाथ तो था ही नहीं। लेकिन शादी तो उसने जबरदस्ती की ना।
बिना उसकी मर्जी जाने ये ख्याल उसकी उलझन को पूरी तरह से खत्म ही नहीं होने दे रहा था। दीदी चीकू कुछ आवाज सुनकर नविका का ध्यान उस पर गया। वो मुस्कुराई। चीकू उसके पास बेड पर चढ़कर बोला, अब आपकी जीजू से लड़ाई खत्म ना? नविका ने नासमझी से उसे देखा तो उसने कहा, आपने कहा था ना हमको दादी और जीजू को साथ करना है। आज वो बात कर रहे हैं, मतलब अब सब ठीक। वो बेहद समझदार बच्चा था। नविका ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, हाँ सब ठीक है, मेरे समझदार चीकू ने सब ठीक जो कर दिया है। तो अब से नो मोर झगड़ा, चीकू ने कहा, जिस पर नविका ने आंख दिखाई। कौन सा झगड़ा? वही जो आप जीजू से करती हो। मुझे नहीं अच्छा लगता, वो एक बार फिर से बोला। नविका ने सर हिलाया और उसके गाल खींचकर बोली, जा तू बुद्धू बच्चे, जा अपने जीजू के पास। पागल कहीं का पूरा उसका चमचा बन गया है। नहीं फैन बिस्तर ने कूदते शैतान बच्चे की तरफ वो भागा। नविका उसकी हरकत पर खुलकर हंस दी। मोक्ष के साथ उसका बॉन्ड ही था जिसकी वजह से वो शायद यहाँ रुकी हुई थी। कबीर एक बात पूछूं? महक जो कबीर के पास छत पर खड़ी थी उसने धीमी आवाज में कहा। कबीर ने एक नज़र ऊपर आसमान में देखने के बाद उसकी तरफ देखा। महक ने धीमी आवाज में ही कहा, रितिका से इतना प्यार करते थे तुम, फिर अचानक उसका जिक्र बंद कर दिया। निवेदिता को शायद यही बात नहीं पसंद। तुम जानते हो मुझे कभी कभी लगता है तुम मुझ पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कबीर ने उसकी बात काटी। रीति मेरे लिए क्या थी ये मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता। तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना मेरा अपना फैसला था। उसके लिए जो था वो ऐसे खत्म नहीं होने वाला, पर इसका ये मतलब नहीं मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़कर गिल्ट में हूं। महक मैं ना यही सोच रहा था, अगर मैं अपनी लाइफ में तुम्हें एक्सेप्ट करूं तो यही कहा जाएगा मैं रीति से प्यार नहीं किया, नहीं करूं तो मतलबी लोगों के बारे में सोचो तो सिर्फ उलझन ही हाथ लगती है। इससे बेहतर है उनको जो सोचना है सोचने दो, वो वैसे भी वही सोचते हैं जो उनको सोचना होता है। कबीर ने अपनी बात पूरी करके उसकी तरफ देखा। महक ने उसके कंधे पर सर रख दिया और बोली, शायद इसलिए मैं चाहकर भी खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाती। तुम ना एक बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा तुम मेरी तारीफ कर रही हो? कबीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिस पर महक ने भी चिढ़ाया, नहीं थोड़ी सी की पर थोड़े से बहुत ज्यादा अकड़ू भी तो हो। तुम तो ना विलेन बना चुकी मुझे। कबीर चिढ़कर बोला, जिस पर अब महक ने उसे छेड़ा। हाँ तो हो ना तुम मेरी लाइफ के विलेन। वो नाराजगी से उसे घूर रहा था। महक ने उसके गाल पर किस करके कहा, और इस विलेन ने मुझे अपने प्यार में एकदम पागल कर दिया है। अच्छा, कबीर ने उसे अपने से सटाया। वो मस्ती वाले अंदाज में बोला। महक खिलखिलाकर हंस पड़ी। कबीर उसके करीब आने लगा तो उसे हल्का सा पुश करके उसने अंगूठा दिखाया। आ जाओ। वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। कबीर उसकी हरकत देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अशीति उसके इंतजार में बैठी हुई थी। अगस्त्य के आने की आहट महसूस करते ही उसने सामने देखा और सामने उसको देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतना देर क्यों करते हैं आप? उसने हमेशा की तरह झूठी नाराजगी दिखाई। अगस्त्य ने नजर भर उसे देखा। वो अब उसकी तरफ देखता हुआ अपने ब्लेजर के बटन खोलकर बोला, ये लो। अशीति ने अब उसके हाथ में पकड़ा छोटा सा शॉपर देखा, उसने वो लिया। अशीति ने जैसे ही उसने खाने का सामान देखा उसने लालच से अपनी जीभ होठों पर फिराई। ये उसने इतना कहा ही था तभी बॉक्स खोलते उसकी नज़र कलाकंद पर पड़ी। मुझे खाना था ये। आई नो, अगस्त्य ने जवाब दिया। वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अशीति खुश होती हुई खाने में लगी। कुछ देर बाद अगस्त्य उसके पास आकर बैठा। उसे देखकर वो बोला, आजकल खाने और मुझे परेशान करने के अलावा कुछ हो रहा है तुमसे? अगस्त्य ने जानकर उसे चिढ़ाने के लिए कहा। उसके इतना कहते ही अशीति ने नाराजगी से उसे घूरकर भरे मुंह के साथ बोली, हाँ आपको मेरे खाने पर अगर नजर लगानी है तो निकल लो आप यहाँ से। एक पल चुप होकर उसने फिर से कहा, और रही बात आपको तंग करने की तो वो मुझे पूरी जिंदगी ही करना है। अगस्त्य मुस्कुराए बिना ना रह गया। उसके पास आकर उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया।
अशीति ने अब गर्दन घुमाकर कहा, खाएंगे? नहीं, तुम खाओ। अगस्त्य ने उसके कंधे पर थोड़ी टिकाकर उसके गर्दन को हल्के से चूम लिया। उसकी बैली पर हाथ रखते आज उसके मन में सुकून आया था। अशीति अगस्त्य के हाथ पर हाथ रखकर बोली, आज ही कहा ना डॉक्टर ने सब एकदम ठीक है। आप अब भी परेशान हो क्या? नहीं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। थैंक यू, वैसे ना कुछ बताना था आपको, अशीति ने कहा। वो उसकी तरफ देखने लगा। अगस्त्य की नज़र खुद पर पाकर अशीति ने अपने होठों को दबाया। वो अब अपनी मुस्कान को समेटकर बोली, आज पता है क्या हुआ? दादाजी घर आए तब मैंने देखा मोक्ष जी उनके पीछे थे, वो उनको छोड़कर चले गए। मैंने दादाजी से पूछा वो बुआ जी से मिलने गए थे क्या, पर वो बोले ही नहीं कुछ। दादू भी ना बिल्कुल क्यूट है। यू मीन वो मोक्ष की मॉम से मिलने गए थे? अगस्त्य ने कहा, जिस पर अशीति ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अब ना दादू एक्सेप्ट कर चुके हैं सब। वैसे कुछ भी कहो, मोक्ष जी उतने बुरे नहीं जितने वो बनते हैं। ये जो आपके टाइप लोग होते हैं, रूड और एरोगेंट बनते हैं, इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे टाइप? अगस्त्य ने भौहें उचकाकर एक ही सवाल किया। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसने अपने होठों को दबा लिया। वो अब अपनी मुस्कान को दबाकर बोली, नहीं वो मतलब था मेरा कि मतलब देखिए आप भी तो मुझे कितना तंग करते थे ना। वो तो अब आपको मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता है, अलग बात है वो, लेकिन कम तंग थोड़ी किया है आपने मुझे। अगस्त्य अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देख रहा था। अशीति की बातों को सुनते हुए उसने अपना चेहरा उसके कंधे पर रखकर होठों को उसके गले पर रगड़कर उसके कान के पास बोला, अभी नहीं किया, तुमसे एक एक बदला लेना है अभी। एक एक बदला लूंगा सूद समेत। जितना मुझसे दूर भागी हो, जितना परेशान किया है तुमने मुझे, हर एक बात का बदला लूंगा तुमसे। अशीति ने जब सुना तो चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। मुझसे बदला? हाँ, तुमसे बदला। अगस्त्य ने अपनी दाढ़ी उसके कंधे पर रगड़ी। अशीति हल्का सा हंस दी। लीजिए आप एक एक बदला ले लीजिए। अच्छा, अगस्त्य ने गहरी नजरों से उसे देखा। अशीति की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने मुस्कुराते हुए अगस्त्य के गाल को अपने होठों से छू लिया। आई लव यू मेरे प्यारे पतिदेव। उसके गाल को एक बार फिर से चूमकर उसने कहा। वो उसे अपनी बाहों में समेटकर मुस्कुरा दिया। नविका चीकू के कमरे से अब अपने कमरे में आई। यहाँ हल्का अंधेरा था। उसने बेड पर जब कुछ उभरा हुआ देखा तो लगा कोई सोया हुआ था। आज तो ये फिर भी वक्त पर सो गया, उसने खुद में ही कहा, और अब वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद चेंज करके वो बेड पर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मोक्ष को अक्सर देर रात तक जागते देखने की वो आदी हो गई थी, इसलिए अजीब लगा। उसने अब जैसे ही ब्लैंकेट का एक सिरा पकड़ा तभी उसका हाथ अनायास ही मोक्ष के हाथ पर आ गया। ये तो एकदम जल रहा है, उसने उसके हाथ को छूकर कहा, फिर जल्दी से लैंप जलाया। हल्की रोशनी के बीच उसे अब मोक्ष का चेहरा नजर आया। उसको देखते ही नविका ने उसका माथा छुआ। वो तप रहा था। ओह गॉड! मोक्ष आंखें खोलो, उसने उसे उठाने की कोशिश की। उसकी आवाज सुनकर मोक्ष की तपती हुई आंखों को खोलकर उसने धीमी आवाज में कहा, मेडिसिन ली है मैंने, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इतना कहकर वो अपनी जलती हुई आंखों को फिर से बंद करने लगा। उसके इधर से उधर होते हाथ पांव और जलती आंखें बार बार खुलकर बंद हो रही थी। नविका उसे उठाने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी बेचैनी देखकर वो उठकर बाहर निकली। कुछ देर बाद वो पानी और कपड़ा लिए बाहर आई। मोक्ष के पास बैठकर वो आहिस्ता से उसके सर पर पट्टी रखने लगी। वो उसे रोक रहा था मगर उसके बाद भी वो उसके सर पर पट्टी लगाने लगी। मोक्ष को जब धीरे धीरे ठंडक मिल रही थी तो वो शांत हो गया। उसकी आंखें बंद थी। ब्लैंकेट को ठीक से ओढ़ते हुए वो अब धीरे धीरे नींद की आगोश में पहुंच गया। नविका ने उसका माथा छुआ, कुछ आराम था जो देखकर उसने बर्तन साइड में करके रखा। उसको एकदम अच्छे से कवर करके वो बोली, पता नहीं इतनी अजीब सी सिचुएशन क्यों हो गई।
तुम अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो शायद मैं इतना नहीं नफरत करती। आई डोंट लाइक यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। तुम्हारा पागलपन नहीं समझ आता है मुझे। वो एकदम मोक्ष को देखकर ये सब बोल रही थी। वो अब अतीत की यादों में खो गई। नविका एक एनजीओ के सामने रुकी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ को पकड़कर रखे चीकू को देखा तो वो खुश होकर बोला, थैंक यू दीदी। नविका ने उसे छोड़ा, वो वहां बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। नविका उसे देखती हुई बोली, मेरी नजर में आज ही तुम्हारा बर्थडे है मेरा प्यारा चीकू। यहाँ के बच्चों के लिए गिफ्ट्स, खिलौने के साथ साथ खाने की चीजें लेकर वो यहाँ चीकू का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। वो बच्चों के बीच केक काटते हुए बहुत खुश लग रहा था। नविका के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। उसने इधर से उधर देखा, वो अब पलटी तो सामने से आता मोक्ष नजर आया। नविका को लगा वो उसकी ही तरह यहाँ बच्चों से मिलने ही आया था। उसने उसे इग्नोर किया, मगर जब वो उसके सामने आकर रुक गया तो नविका ने सवालिया नजरों से उसको देखा। एक्सक्यूज मी, उसने पूछा तो मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ही मिलने आया हूं। वो समझ नहीं पाई, उसकी आंखों में नजर आते सवालों को देखकर मोक्ष खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने बहुत ही जेंटल तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया, मोक्ष खुराना। मिस्टर प्लीज, आप मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, नविका अजीब तरह से बोली। वो समझ नहीं पाई थी आखिर ये था कौन जो उससे इस तरह से बात करने की कोशिश कर रहा था। चीकू बच्चों के साथ बिजी था, इसलिए वो भी उस तरफ जाने लगी। कीमती वक्त पर हक रखना चाहता हूँ, मोक्ष ने कहा, जो सुनते ही नविका ने अब एकदम ही मुड़कर उसे देखा। वो कुछ गुस्से से उसे देखती हुई बोली, अब तुम बकवास कर रहे हो। जान ना पहचान। जान पहचान करने की तो आया हूँ, उसने गंभीरता से कहा। फिर उसने पीछे मुड़कर इशारा किया। उसका पीए सुमित अब तुरंत पलटा, गाड़ी से बेहद सारे गिफ्ट्स और बुके लेकर वो बच्चों के बीच आ गया। सारे बच्चों की खुशी बढ़ी। नविका ने ये देखा तो एक पल के लिए अच्छा लगा, मगर बार बार मोक्ष की नज़र खुद पर महसूस कर वो चिढ़ी। देखो ऐसा है, अगर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, नविका ने चिढ़कर कहा। ये सुनते ही मोक्ष खुलकर हंस दिया, इम्प्रेस? काफी इंटरेस्टिंग हो। बहुत अच्छे से समझ गई बिना कहे, वेरी गुड। आई एम इम्प्रेस्ड। नविका उसकी बात पर एकदम ही बुरी तरह से चिढ़ गई। वो अब दांत पीस कर बोली, ये हरकतें करके और चीप लग रहे हो तुम। पर्सनैलिटी पर सूट नहीं कर रहा है। जैसा कहोगी वैसे बन जाएंगे। मोक्ष की आंखों में गहराई थी। वो एकटक उसकी तरफ देखकर बोल रहा था। नविका उसके इस बिहेवियर पर चिढ़ गई। तुमसे मुझे क्या मतलब? मतलब तो अब बनेंगे जान। वाई द वे, जल्दी ही मिलेंगे। मोक्ष ने कहा और अपनी पेंट की जेब में हाथ डाला। मैं तुमसे क्यों मिलूंगी? नविका उसकी बातों से फ्रस्ट्रेशन के साथ बोली। आगे बढ़ते हुए मोक्ष रुक गया, उसके चेहरे पर स्माइल आई। उसने पलटकर नविका की तरफ देखा, वो उसी मुस्कान के साथ बोला, मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी हो, मिलना लगा रहेगा जान। वो गहरी नजरों से उसे देखता हुआ चला गया। नविका एकदम अजीब तरह से इरिटेट होकर उसे देखती रह गई। वो अब दांत पीस कर जाते हुए मोक्ष को देखकर बोली, अजीब पागल आदमी है ये। क्या पागलपन है ये? मुझे तो देखते ही इससे इरिटेशन होने लगी है। एकाएक उसके नाम पर ध्यान गया, मोक्ष खुराना। उसे एकदम ही कुछ याद आई। ओह यस, आयुष्मान अंकल ने बताया था उनकी कोई कजिन थी। ओह गॉड, अब मुझे समझ आया इस बदतमीज आदमी को देखते ही मुझे इतना गुस्सा क्यों आने लगा। नविका बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन के साथ बोली, पागल बदतमीज अजीब सा ही आदमी था। जान ना पहचान, हम तेरे मेहमान। पागल आदमी। वो पहली नजर में ही उससे चिढ़कर बैठी थी जिसने उसे अपनी तकदीर में लिख लिया था। नविका एकदम ही अब अपने ख्यालों से बाहर आई। उसका ध्यान अब मोक्ष पर गया। उसने आगे बढ़कर खुद ही उसके माथे को छुआ। ठीक है, अभी बुखार
नविका ने अपने में ही कहा। उसको ऐसे देखकर वो अजीब सा महसूस हुआ। तुम्हें समझ पाना बेहद मुश्किल है। तुमसे मुझे नफरत इतनी क्यों हो गई मुझे नहीं पता, पर तुमने बहुत कुछ उलझा दिया है मोक्ष। उसके लिए मन में परवाह ने जगह तो बना ली थी। प्यार की शुरुआत की पहली सीढ़ी वो चढ़ चुकी थी जिसका एहसास उसे खुद को नहीं था। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, उसके बाद लेट गई। ध्यान एक बार फिर से उस पर गया। ठीक ही रहे, इतना भी क्या अपने में रहना बस ठीक ही रहे, उसने मन ही मन में कहा। मोक्ष के रवैये से इतना समझ आ गया था, वो कुछ शेयर नहीं करता था, फिर उसका अपने लिए वो पागलपन समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब नविका की आंख खुली, बेड एकदम खाली था। उसने पूरे कमरे में इधर से उधर नजर डाली, मोक्ष नजर नहीं आया। नीचे हो शायद, इतना कहकर वो उठकर खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नविका फ्रेश होकर अब नीचे आई। उसने आसपास नजरें घुमाई मगर अब भी उसे मोक्ष नजर नहीं आया। ये कहाँ गया, उसने मन ही मन में कहा। उसे ढूंढते हुए नीचे आई तो एक नौकर नजर आया। मोक्ष कहाँ है? मैडम साहब तो चले गए हैं, नौकर ने जवाब दिया। वो अब अपने काम में लग गया, जबकि उसकी बात सुनते ही नविका एकदम बुरी तरह से चिढ़ी। वाह, यहाँ मैं सोच रही है जनाब की तबीयत ठीक है या नहीं और इसको अपने काम की पड़ी है। बस इसलिए ये सफिरा आदमी मुझे नहीं समझ आता है। वो मोक्ष की आदत से एकदम बुरी तरह से चिढ़ रही थी, मगर इस चिढ़न के पीछे जो परवाह थी उसे शायद वो समझी ही नहीं थी। नविका अपने काम में लगी। चीकू को स्कूल ड्रॉप करके वो वापस आ रही थी। नविका का ध्यान मोक्ष पर जा रहा था। वो इरिटेट होती हुई बड़बड़ाई, मैं क्यों सोचने लगी उसके बारे में, भाड़ में जाए, वो यही डिजर्व करता है। उसका ध्यान इन्हीं बातों में था। कब इसी सोच में गुम नविका की गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी से टकराई, उसे पता भी नहीं चला और अब जैसे ही उसका ध्यान सामने पड़ा वो घबराई। ओह शिट! नविका एकदम ही तेजी से बाहर निकली। दूसरी गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकलते शख्स को देखते ही वो कुछ चौंकी। सामने खड़े समय ने भी जब उसे देखा तो कुछ हैरत चेहरे पर उतरी। नविका ने अब एकदम ही कहा, सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था। आई एम सो सॉरी। उसने अपनी गलती की माफी मांगी। समय उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम्हारे तो सामना होने से डर लगने लगा है। समय की इस बात में तंज था। नविका को फिर पुरानी बात याद आई। उसने मोक्ष से शादी ना करने के लिए समय से शादी के लिए हामी भर दी थी और आखिर में शादी वाले दिन वो मंडप में किसी और से शादी करके आई थी। नविका ने अफसोस से कहा, आई एम सॉरी। पहले के लिए, तुम जानते हो ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी और तुम्हें परेशान होना पड़ा। सॉरी। समय अब मुस्कुरा दिया, अरे इट्स ओके यार, मैंने तो बस ऐसे ही कहा और बताओ सब ठीक। नविका ने जब उसकी कुछ नॉर्मल टोन सुनी तो उसे भी राहत सी मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, थैंक गॉड तुमने कम से कम पहली बार में भी ठीक से बात की। सब तो बस गुस्सा ही कर रहे थे। यू आर अ नाइस गाय। थैंक यू सो मच समय। नविका की बात सुनते समय ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आते ही तुमसे सामना होगा सोचा नहीं था। सब ठीक है ना तुम्हारी लाइफ में? नविका ने धीरे से कहा। वो अब तक उलझी हुई थी। वो उसकी तरफ देखकर काफी कुछ समझ गया। उसने एक बार फिर से कहा, इट्स ओके यार, थोड़ा बहुत लगा रहता है। मैं कोई टॉन्ट ने मार रहा हूं, बस जनरल सी बात की। हाँ समझ आया, तभी तो कहा तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, नविका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों ही कुछ बातों के बाद अपनी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। समय, थैंक यू, मैं तुमसे मिलना जरूर चाहूंगी। श्योर, समय ने जवाब दिया और अब दोनों अपनी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। दोनों की अब वहां से निकल गए। मोक्ष अपने ऑफिस केबिन में बैठा हुआ था। रात को किस वक्त उसकी आंख लगी इसका अंदाजा नहीं था, मगर जब तक वो जाग रहा था उसने महसूस किया था नविका उसके पास बैठी हुई उसके सर पर पट्टी दे रही थी। सर, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया, सुमित ने आकर याद दिलाया। ये सुनकर वो उठा। गंभीरता से अपना फोन उठाकर वो निकल गया। सुमित भी उसके पीछे ही चला।
आजकल उसके अंदाज में बहुत बदलाव नजर आ रहा था। ये इंसान भी अजीब है, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, सुमित अपने आप में ही बड़बड़ाया। मोक्ष के साथ वो अब गाड़ी में बैठा, वो बेहद गंभीरता से बाहर देख रहा था। इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसका पता लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सुमित की नजर रह रहकर मोक्ष पर पड़ती और उसकी गंभीर देखते ही वो फिर से सामने देखने लगता। एक बात बताओ। थोड़ी देर के चुप्पी के बाद जब मोक्ष ने खुद ही कहा तो सुमित ने उसकी तरफ देखा। यस सर। अपनी बीवी के लिए किसी के साथ मिलकर जो गलती तुमने की, क्या वो गलत नहीं थी? मोक्ष ने सवाल किया। ये सवाल सुनते ही सुमित के चेहरे का रंग उड़ गया, उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसने डरते डरते कहा, आई एम सॉरी सर। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं उस वक्त मजबूत था, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, लेकिन उस समय मेरी बीवी की बात थी और मैं सही गलत में नहीं देख रहा था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुमित का डर, उसकी घबराहट और अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी भी उसकी आंखों में नजर आ रही थी, जो देखकर मोक्ष शांत हो गया। हम इट्स ओके, मोक्ष ने जवाब दिया। उसके बाद वो अब बाहर देखने लगा। सुमित ने गहरी सांस अंदर भरी। वो तो थोड़ा बदलाव आ गया इनमें, अगर ये पहले की तरह होता तब तो मेरी जान ले चुके होते। मैंने गलती की, बहुत गलती की। वो नहीं समझेगी, कोई भी नहीं समझेगा। मोक्ष खुद नहीं बोला और एक बार फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा पछतावा नजर आ रहा था। नविका का ध्यान बार बार मोक्ष पर जा रहा था। वो कल रात को बीमार था और आज सुबह अचानक ही ऑफिस भी चला गया। शालिनी जी के साथ बैठी नविका को जब शालिनी जी ने इस तरह उलझा हुआ देखा तो उन्होंने सवाल किया, क्या हो गया बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। वो एकदम ही अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ कुछ नहीं हुआ, वो बस मैं कुछ सोच रही थी। आती हूँ। इतना कहकर उनके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि शालिनी जी उसे जाते हुए देखते रह गई। दोनों के बीच ऐसा लग रहा था सब ठीक हो रहा था, मगर कुछ अनकहा था जो उनको भी नजर आने लगा था। इस रिश्ते की उलझन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, खुद भी देखती आ रही हूँ। इसलिए तुझसे नाराजगी है मोक्ष, तूने खुद अपनी जिंदगी में ये परेशानी ले ली। रिश्ते इस तरह से नहीं बनते, शालिनी जी ने परेशान से अंदाज में कहा। वो खुद भी अपना रिश्ता ऐसा देख चुकी थी, इसलिए बेटे के बारे में सोचकर कुछ परेशान हो गई। नविका हॉल में आई। उसकी नजरों में एक बार फिर दरवाजे को देखा। मोक्ष को अब भी ना आता हुआ देखकर वो चिढ़कर अपने आप में ही बोली, कुछ भी करे, मुझे क्या पड़ी है इस आदमी की। मारता है तो मरे। एकदम गुस्से से हो वहां से निकलने लगी, पर आखिर में फिर से दरवाजा देखा। अशीति सरिता जी के साथ बैठी हुई थी, जो उसको कुछ एल्बम दिखा रही थी। उन्होंने एक फोटो दिखाते हुए कहा, यह जब अयान 2 साल का हुआ था तब की फोटो है। अगस्त्य बहुत प्यार से रखता था उसे। उसका तो पूरा ध्यान ही सिर्फ उस पर रहता था। वो उन दोनों की बचपन को याद करके मुस्कुराते हुए उसे दिखा रही थी और ये देखकर अशीति के होंठों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। तस्वीर में अगस्त्य के चेहरे पर अपने भाई को देखकर जो खुशी नजर आ रही थी, वो देखकर उसने कहा, हाँ खुश तो लग रहे हैं बहुत। पता नहीं क्यों सड़ू बने फिरते हैं, आयान से तो मुझे कोई खास बॉन्ड भी नजर नहीं आता उनका। सरिता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा ही है, वो उसको नहीं आता जाहिर करना, और आता भी है तो ज्यादा बताता नहीं है। हाँ ये तो है। अशीति ने अगली फोटो देखी और जैसे ही अब उसने अगस्त्य की फोटो देखी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई है। उसके कुछ बड़े की फोटो थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन में बोली, कुछ भी कहो, हैंडसम तो हमेशा ही है ये, और ये चॉकलेट बॉय लुक में तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। सरिता जी ने उसे देखा, फिर एकदम ही कुछ याद आया तो बोली, अरे तू यही रुक, मैं रसोई में बर्तन ढकना ही भूल गई, आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गई और अशीति उस एल्बम को लगातार देखती रही। उसने अगस्त्य की वो वाली फोटो निकाल ली और अपने पास रख ली। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। अब आएगा मजा, कुछ सोचकर वो बहुत ही गहराई से मुस्कुराई। उसकी आंखों में आई शरारत बता रही थी, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अगस्त्य की उस फोटो को एक बार फिर से देखकर अशीति ने मुस्कुराते हुए उसके फोटो को चूम लिया। मेरे प्यारे सुंदर पतिदेव। वो मुस्कुराते हुए एल्बम बंद करके अब वो फोटो अपने पास रख ली।
नविका मोक्ष का इंतजार भी कर रही थी मगर मान भी नहीं रही थी। शालिनी जी और चीकू के साथ उसने डिनर किया। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर उठ रही थी। कॉल करके पूछा, लो बेटा। शालिनी जी ने उसे बार बार दरवाजे की तरफ देखता पाकर कहा। ये सुनते ही वो एकदम ही अब झेंप गई। उसने तुरंत कहा, नहीं माँ, वो बस मैं तो ऐसे ही देख रही थी। चलो चीकू, आपको सुला दूं, नविका ने तुरंत कहा। वो चीकू को अपनी गोद में लेकर वहां से निकल गई। शालिनी जी ये देखकर गहरी सांस लेकर उठने लगी। तभी उनकी नज़र अंदर आ रहे मोक्ष पर पड़ी। बेटे को देखते ही शालिनी जी के कदम रुके। वो काफी शांत और थका हुआ सा लग रहा था। मोक्ष ने जब उनको देखा तो आहिस्ता से बोला, आप ठीक हो ना माँ? उसे उम्मीद थी शायद वो जवाब नहीं देंगी। हाँ ठीक हूँ मैं, शालिनी जी ने जवाब दिया। वो अब एक नज़र उनको देखकर जाने लगा। मेरे कमरे में आ, शालिनी जी ने गंभीरता से कहा तो आगे बढ़ते मोक्ष के कदम रुके। उसने पलटकर जैसे ही अपनी माँ को देखा वो अपने कमरे की तरफ जाती हुई नजर आई। मोक्ष को राहत मिली। उसकी माँ के पीछे वो भी अब चल दिया। कमरे में आते ही उसने अपनी माँ को देखा। शालिनी जी ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा। वो उनके पास आकर बैठा। जी माँ डॉट, वो एकदम आराम से बोला। क्या चाहता है? समझ आ रहा है तुझे कुछ? अपनी जिद के आगे कुछ नजर नहीं आता तुझे? शालिनी जी ने नाराजगी से कहा। अपनी माँ की बात सुनते ही उसने उनको देखा। वो समझ रहा था उसकी माँ क्या कहना चाह रही थी। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, सॉरी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने गलत कर दिया। आई एम सो सॉरी माँ। मोक्ष की आंखों में पछतावा इस वक्त साफ नजर आ रहा था। शालिनी जी बेटे को देखकर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है मोक्ष, तूने उस लड़की के साथ गलत किया। रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। शालिनी जी ने उसके सर पर रखा हाथ पीछे किया। मोक्ष ने अपनी माँ को देखा और वो एक बार फिर से बोली, समझने और समझाने की कोशिश कर। बस अपनी नजरों से सबको देखना बंद कर दें डॉट। जितना तुझे समझाने की कोशिश करती हूँ तू उतना ही गलत समझता है। मुझे बस यही कहना था, बाकी तेरी मर्जी। नविका चीकू को सुलाकर जैसे ही कमरे में आई मोक्ष को देखते ही उसके कदम ठिठक गए। वो सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। लैपटॉप पर चलती हुई उसकी नजरें बता रही थी वो अपने किसी काम में लगा हुआ था। वाह, यहाँ पर मेरा दिमाग इस आदमी के बारे में सोच सोच कर खराब हो रहा है। और इसे देखो, वो बुरी तरह से चिढ़कर खुद में बोली। एकदम ही फ्रस्ट्रेशन के साथ उसने दरवाजा बंद किया। तेज आवाज सुनकर मोक्ष की नजर उस पर उठी। नविका उसी तरह गुस्से से बाथरूम के दरवाजा खोला और अंदर घुसी। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज सुनकर मोक्ष ने एक बार फिर से उस तरफ देखा। अब क्या हुआ? वो खुद में बोला। उसका ये गुस्सा उसे तो समझ नहीं आया था। कुछ देर बाद वो बाहर आई। मोक्ष बेड पर था। नविका ने आकर ब्लैंकेट लिया और लेट गई। इस वक्त उसे उस पर जमकर गुस्सा आ रहा था। व्हाट्स रॉन्ग? मोक्ष काफी देर तक चुप था मगर उसके बाद उसने खुद ही पूछा और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला नविका का दबा हुआ गुस्सा एकदम ही निकला। रॉन्ग और राइट की बात तुम तो करना ही मत मेरे सामने। तमीज तो तुम्हारे अंदर कभी आई ही नहीं, पर इंसान जरा सा दिमाग भी लगा लेता है। पूरे टाइम मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी देखभाल करती रही और तुमसे इतना नहीं हुआ, एक बार बता दो। वो गुस्से से अपनी बात कहकर चुप हुई। मोक्ष उसको देखता रह गया। एक बार फिर से अपनी माँ की बात याद आई। क्या फर्क पड़ता है? सब ना तुम्हारी तरह नहीं होते हैं मोक्ष खुराना, जो फर्क ना पड़े। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है जिनके अंदर इंसानियत होती है, पर तुम नहीं समझ सकते। छोड़ो तुम, वो एकदम ही इरिटेशन के साथ बोली। ब्लैंकेट खींचते हुए नविका एक बार फिर से अपनी जगह पर लेट गई। चिढ़न और गुस्सा इस वक्त उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। मोक्ष को उसकी कही बात अब तक याद आ रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। नविका उसकी परवाह करे ये ही तो उसने चाहा था। आई एम फाइन नाउ, उसने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जो सुनते ही नविका ने एकदम चिढ़कर जवाब दिया, भाड़ में जाओ तुम। चिढ़ती हुई सी नविका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। शायद कुछ तो बदलाव था जो नजर आ रहा था।
मोक्ष ने उसकी ओर देखा, आंखें बंद किए। अब भी वो बुरी तरह से बड़बड़ाए जा रही थी। वो एक बार फिर से मुस्कुरा उठा। ये अगर परवाह है, जान सकता हूं क्यों? उसकी ओर झुकते हुए उसने कहा। नविका ने जैसे ही उसकी इस आवाज को इतने पास से सुना, वो एकदम ही हड़बड़ा सी गई। वो सीधा होने लगी। ऐसा करते ही उसका कंधा मोक्ष को लगा, जिसकी वजह से वो उसके करीब गिरा। दोनों के बीच एकदम जरा सा फासला था। मोक्ष की सांसें अपने गले पर महसूस करते ही नविका सिहर उठी। वो खुद उसकी करीबी के इन लम्हों में खोकर रह गया। तुम? नविका हड़बड़ाकर इतना बोल पाई, इससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मोक्ष उसकी तरफ देखने लगा। दोनों की ही नजर एक दूसरे पर टिकी। नविका ने उसे दूर धकेला। तुम अपनी हद में रहो और मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। बस बीमार थे तो पूछ लिया। दैट्स इट, वो एकदम ही बेरुखी से बोली। इतना कहकर उसने करवट बदल ली। मोक्ष जो कुछ पल पहले ही मुस्कुरा उठा था, उसके चेहरे पर अब गंभीरता नजर आने लगी थी। अगस्त्य कमरे में अशीति का इंतजार कर रहा था, जिसकी बातें आज सबके साथ खत्म ही नहीं हो रही थी। वो अब दरवाजे की तरफ देखकर खुद में बड़बड़ाया, इसको भी ना चैन नहीं है। इतनी देर हो गई, अब तक उसकी बातें खत्म नहीं हो रही है। थोड़ी देर और बीता, अब अगस्त्य के लिए रुकना मुश्किल था। वो उठकर सीधा अशीति को बुलाने के लिए निकलने लगा था, मगर तब तक उसे वो आती हुई नजर आई। आज कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं हो तुम? रेस्ट भी चाहिए, पर नहीं, तुम्हारी बातें नहीं खत्म होती। वो अशीति को देखकर तुरंत सुनाने लगा। अच्छा, आ गई ना? अब आराम ही करना है, अशीति ने जवाब दिया। वो दरवाजा बंद करके अंदर आई। अगस्त्य का हाथ थामे अशीति बेड पर आई। अशीति ने अगस्त्य के पास बैठकर कहा, पता है आपको, मुझे ना अपने कॉलेज में एक लड़के पर क्रश था। इतना हैंडसम लगता था वो कि सबकी नज़र उस पर जरूर जाती। अगस्त्य ने इतना सुनते ही आंखें छोटी छोटी करके उसे देखा। और ये तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? क्योंकि मुझे आज वो मिला जब मैं मायरा के साथ बाहर गई, तब नजर आया। अब तो और भी ज्यादा ही। ऐसा है ना अशीति शर्मा, मुझे पागल बनाने की कोशिश बहुत बेकार है, समझी? सीधा मुद्दे पर आओ, अगस्त्य ने उसकी बात काट कर कहा। तो अशीति की आंखें फैली। अरे मैं सच बोल रही हूँ, आई रियली। अशीति की बात पूरी होती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी ओर किया। उसके ऐसा करते ही अशीति की जबान बंद हुई, आंखों और बड़ी बड़ी हुई। वो उसकी तरफ देख रही थी। अब वो मैं? अगस्त्य, अशीति ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, अगस्त्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी। बस, क्या पागल समझ रखा है? बताओ क्या बात करनी है? वो अब खुलकर मुस्कुरा दी। अगस्त्य का इतनी आसानी से उसकी बात को समझ जाना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। वैसे, इतना कहकर वो अगस्त्य के करीब हुई। उसने अपनी बाह उसके गले में फंसाकर कहा, आपको पता है, मैं ना आपसे भी ज्यादा किसी बंदे को देखकर इम्प्रेस हुई हूं। अगस्त्य ने भौहें उचकाकर उसे देखा। हम, अच्छी बात है। वो जितनी आराम से बोला, ये अशीति के लिए कुछ हैरान कर देने वाला जरूर था। मैंने कहा आपसे भी ज्यादा, अशीति ने याद दिलाया। अच्छी बात है। अगस्त्य ने उसके बालों को कान के पीछे कर गहराई से उसकी आंखों में झांका। वो जो उसे तंग करने का सोच रही थी, वो अब खुद ही चिढ़ सी गई। अच्छी बात है ना, तो ठीक है, अब देखो आप। हाँ, ऐसा सड़ियल पति किसका होता है जो बोले अच्छी बात है? हाँ, अब अगर तुम्हें कोई मुझसे ज्यादा पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स ओके, अगस्त्य ने एक बार फिर से कहा, जो सुनकर अशीति एकदम चिढ़कर गुस्से से उसे देखकर बोली, आप ना, आप बदतमीज हो, पागल हो। वो एकदम गुस्से से उसे घूरकर उससे दूर हुई। अगस्त्य के फेस पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अच्छा, वैसे कौन है वो? उसने अपनी मुस्कान को समेटकर कहा, जो अशीति के गुस्से को बढ़ाने के लिए बहुत था। वो एकदम दांत पीसकर और गुस्से से खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगी। वैसे अच्छा ही है कि कोई है वो तुम्हें हैंडल करे, मेरे तो बस का नहीं हो रहा है अब, अगस्त्य ने बहुत ही आराम से जानकर कहा। अशीति का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ था और उसने ये बात कह दी जो उसके गुस्से को बढ़ाने का काम कर रही थी।
उसने एकदम दांत पीसकर उसे घूरा। मुझे झेलना पड़ रहा है आपको? ऑनेस्टी कहूं तो अपनी मर्जी से कौन परेशान होना चाहता है, वो उसी तरह से बोला। उसका अंदाज इतना लापरवाही से भरा था मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ा। अशीति का चेहरा एकदम ही अब फिर से गुस्से से भर गया। वो अगस्त्य के सीने पर जोर से मुक्का मारकर चीखी, परेशान करती हूं ना मैं आपको? हाँ। मतलब करती हो? तुम नहीं जानती क्या? अगस्त्य उसी तरह से बोला जो अशीति के शांत होने वाले गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी था। वो एकदम ही बुरी तरह से चिढ़कर बोली, आपसे बात नहीं करूंगी मैं। दुष्ट कहीं के। वो बुरी तरह से चिढ़ती हुई उसके पास से हट गई। दूसरी तरफ मुंह करके अशीति खुद में बड़बड़ाई, कितना आराम से कह रहे हैं कौन है? ऐसा किसका पति होता है, ऊपर से कह रहे हैं मैं परेशान करके रखती हूं। अब ना मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। अगस्त्य उसकी इस बड़बड़ाहट को एकदम साफ सुन पा रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अपना गला साफ करते हुए वो बोला, अच्छा तुम और कुछ कहने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं, अशीति ने दांत पीसकर उसे गुस्से से देखकर कहा और ब्लैंकेट खींचते एकदम ही चिढ़कर अपनी जगह पर लेट गई। अगस्त्य ने फिर से उसे देखा जो अब तक जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। वो अपनी मुस्कान को समेटकर उसके पास आया। अशीति ने महसूस किया अगस्त्य ब्लैंकेट में आया तो वो चीखी, डोंट टच मी। आप मत आइए मेरे पास। अच्छा तुम्हारे पास कौन आया? अगस्त्य ने एकदम आराम से जवाब दिया और उसकी बैली पर हाथ रखकर उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा रखा। उसके ऐसा करते ही अशीति ने तीखी नजरों से उसे घूरकर देखा। मैंने कहा ना मत करिए, नाराजगी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ उसने कहा। अगस्त्य जो अब तक अपनी मुस्कान को उसके सामने समेट ले रहा था वो अब खुलकर मुस्कुरा दिया। यार तुम ना, अगस्त्य ने इतना कहा ही था तो वो एकदम ही चिढ़ सी गई। उसकी नजर उस पर ही थी। वो एकदम प्यार से उसके गाल पर अपने होंठ रखकर बोला, अच्छा सॉरी मेरी जान। आप ना अपना ये सॉरी आप अपनी जेब में रखिए, वो चिढ़कर बोली। उसकी नाराजगी भला इतनी आसानी से जाने वाली कहाँ थी। अगस्त्य उसकी जिद देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी जो देखकर अगस्त्य ने एकदम प्यार से उसके कान के पास कहा, इतना गुस्सा? आप छोड़िए मुझे वरना मैं नहीं छोड़ रहा, करो जो करना है। अगस्त्य ने बीच में ही उसकी बात पूरी होने से पहले कहा। अशीति ने जैसे ही कुछ कहना चाहा अगस्त्य ने उससे पहले ही उसके गले पर होंठ रखकर कहा, ये जो छेड़ती रहती हो, खुद पर बात आई तो तुरंत गुस्सा। हाँ तो बात कैसी की आपने? आपको फर्क नहीं पड़ता ना किसी बात से, फिर कबीर से तो बड़ा जलते रहते थे। वो चिढ़कर एकदम अगस्त्य की तरफ पलटकर बोली। उसकी चिढ़न, नाराजगी और गुस्से से भरे इस चेहरे के साथ इस वक्त वो काफी अलग लग रही थी। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए उसके फूले हुए गालों को खींचकर उसके गाल को चूम लिया। अशीति आंखें छोटी छोटी करके नाराजगी से उसे देख रही थी। वो गहराई से उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, और तुम्हें लगता है किसी की बात ऐसे करोगी मैं चुप रहूंगा? अशीति को नाराजगी से खुद को देखता पाकर अगस्त्य के सीने पर मारकर बोली, लगना क्या है आप करते ही ऐसे हैं। मैं इतने अच्छे मूड के साथ आई थी और आपने पूरा बैंड बजा दिया। अच्छा अब बताओ क्या? नहीं बताऊंगी, वो एकदम बच्चों वाली जिद के साथ बोली। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य ने सर हिलाया। अब क्या चाहिए अशीति? ये सवाल सुनते ही अशीति की आंखों में चमक आ गई। उसने एकदम चहकती सी आवाज में कहा, रेड वेलवेट केक। व्हाट? अगस्त्य के मुंह से एकदम ही निकला। वो अपने होठों पर जीभ फेरकर मुस्कुराई। ओके फाइन। अगस्त्य सर झटकता हुआ उठा। उसने फोन जैसे ही अपने हाथ में उठाया तब तक अशीति ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप मेरी बात सुनो पहले। अगस्त्य ने फोन देखा, फिर एक और फोन रखकर उसके पास बैठा। वो उसकी गोद में आकर बैठ गई। अगस्त्य कुछ कहता उससे पहले ही उसके गले में बांहें फंसाकर अशीति एकटक उसकी आंखों में झांकने लगी। मुझे सुबह खिलाना केक, आप पहले मेरी बात सुनो। वो उसकी तरफ देखते रहा।
अशीति उसके पास उसी तरह से बैठी हुई बोली, आज ना मैंने आपकी बहुत सारी फोटोज देखी, फिर मैंने। वो लगातार कुछ ना कुछ कह रही थी। अगस्त्य भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात को एकदम आराम से सुनता रहा। काफी वक्त तक बोलते रहने के बाद वो उसके कंधे पर सर रखकर उसी तरह से सो गई। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा, वो अब खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने बिल्कुल ही आराम से उसे अपने से दूर करके बिस्तर पर लेटाया। अशीति पर लगातार अगस्त्य की नजर टिकी रही। वो मुस्कुराकर बोला, चलती फिरती टेप रिकॉर्डर बन जाती है, कभी कभी चुप होना तो फिर आता ही नहीं है। उसकी बात अब भी एक एक कर याद आ रही थी और अगस्त्य की मुस्कान बढ़ गई। उसने उसके माथे को चूम लिया। रायचंद परिवार और खुरानास के बीच पहले जैसे रिश्ते नहीं थे। कुछ चीजें बेशक नहीं सुधरी थी, मगर अब शालिनी जी के पास उनका परिवार था, इस बात से वो बेहद खुश थी। सामान्य जिंदगी में सब कुछ आगे बढ़ रहा था, पर अगर कुछ अब तक उलझा हुआ था तो वो था मोक्ष और नविका का रिश्ता। वो अब तक एक दूसरे के साथ के इस उलझन भरे रिश्ते को लेकर क्लियर ही नहीं थे। चीकू के साथ के चलते नविका उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और उसके साथ खुश रहना भी मुश्किल था। आखिर शादी वाली गलती अब तक उसके जहन से गई नहीं थी। मोक्ष को भी एहसास था एक बार उसने गलती की थी। उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की गलती जो अब वो समझ रहा था, और इसी वजह से उनके बीच उलझन कम नहीं हो रही थी। किसी से जबरदस्ती शादी कर लेना, जबरन बना कोई रिश्ता इतनी आसानी से नॉर्मल थोड़ी हो सकता है। यही हाल इस समय मोक्ष और नविका के रिश्ते का भी था। तुम आजकल इतनी देर से क्यों आते हो? आज भी जब वो देर रात घर आया तो नविका ने पूछ ही लिया। उसकी बात सुनकर मोक्ष का ध्यान उस पर गया। एक नज़र उस पर डालकर उसने कहा, काम था। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नविका उसे जाते हुए देखती रही। वो अब लंबा सांस भरकर खुद में ही बोली, सच में इस इंसान से बात ना करो, वो ही बेहतर होता है। एक तो सामने वाला इसकी चिंता में पागल हो जाए और इस आदमी को कुछ पड़ी ही नहीं है, अपनी अकड़ के आगे कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, उनके बीच अभी हो जाने थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ था जो बदला था, और वो था परवाह। साथ रहने के बाद एक दूसरे की आदत लगना बहुत सामान्य हो जाता है। उनके दरमियान भी यही हो रहा था। मैं भी पागल ही हूँ, मुझे क्या जरूरत है उससे बात करने की, नविका ने चिढ़कर कहा, और वो बेड पर आकर बैठी। हालांकि अब भी उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला, नविका उठकर खड़ी हो गई। खाना लगा दूं? मोक्ष के आते ही नविका ने पूछा तो उसने चौंक पर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसने गर्दन हिलाकर मना किया, नहीं, मैं खाकर आया हूँ। वो अपना गुस्सा एकदम रखकर पूछ चुकी थी, मगर उसने जो जवाब दिया उससे नविका बुरी तरह से इरिटेट हो गई और उसने एकदम चिढ़कर उसे देखते हुए कहा, तुमसे बात ही नहीं जा सकती है? समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर तुम हो क्या? बदतमीज, बेशर्म इंसान ही नहीं हूं मैं, मोक्ष ने कहा, जो सुनकर नविका की भौहें उचक गई। उसने ही उसे ये कहा था। वो उसे घूरकर बोली, हो ही तुम बदतमीज। नविका का इस वक्त गुस्से से भरा चेहरा देखकर मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी इस मुस्कान पर नविका और भी ज्यादा चिढ़ गई। अपने गुस्से और चिढ़न के साथ जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका पैर कारपेट में उलझा। नविका का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जमीन पर गिरती, पर तब तक मोक्ष ने उसकी कलाई को खींचा। उसके ऐसा करते ही नविका उसके ऊपर ही आ गिरी। मोक्ष अपनी बाहों में आई नविका की ओर देखने लगा। वो भी एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने जैसे ही नजर मोक्ष पर उठाई, उसे खुद को देखता पाकर वो ठहर सी गई। सॉरी। नविका ने धीरे से कहा। वो अब इतना बोलकर उससे दूर होने लगी, पर तभी मोक्ष ने उसकी कमर पर हाथ रखे उसे वापस से अपने करीब खींचा। नविका ने चौंक कर उसे देखा। दोनों की नजर एक दूसरे पर थी। वो एकदम शांत लहजे में बोला, इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? उसका सवाल सुनकर नविका ठहर सी गई। उसके इस सवाल का जवाब उसके खुद के पास भी नहीं था। वो कुछ बोल नहीं पाई, मगर मोक्ष अब भी उसे ही देख रहा था। उसने एक बार फिर से सवाल किया, बोलो, इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? मुझे नहीं पता, नविका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा।
वो उसके इस सवाल का जवाब खुद नहीं जानती थी और अब उसका कोई और सवाल नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उससे दूर होना चाहा, मगर इस बार भी मोक्ष ने उसकी कमर के इर्द गिर्द कस दी। नविका ने फिर हैरत के साथ उसे देखा। तुम? वो गुस्से से बोलने ही लगी थी, उसी पल मोक्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसके चेहरे के एकदम करीब झुककर बोला, श्श। मोक्ष गहराई से उसकी आंखों में देख रहा था। नविका की नज़र भी उस पर टिकी हुई थी। वो उसकी आंखों में उसी तरह से झांकते हुए उसके गाल पर हल्के से अपनी उंगली फिराकर बोला, मेरा प्यार नजर नहीं आता तुम्हें? क्यों मैं इतना बुरा लगता हूं तुम्हें? नविका ने ये सुनते ही कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मोक्ष खुराना। उसकी बात पर मोक्ष उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हैरत थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मोक्ष ने हैरत से सवाल किया, जो सुनकर वो भी एकदम ही उसी मजबूत अंदाज में बोली, नहीं करते हो तुम मुझसे प्यार? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? उसकी आंखों में एकदम ही गुस्सा नजर आ रहा था।